अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है और एक बेहतरीन किस्म की मोटिवेशन भी इस प्रोग्राम में मौजूद है। और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या लर्निंग प्रोसेस को लेकर आज फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। और आज के प्रोग्राम में आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक मोटिवेशन भी मिलेगी, इंस्पिरेशन भी मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत आम है और आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद बहुत सारे वो लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं, नया नया एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट जॉब्स के ऊपर जाते हैं या फिर अपने न्यूली स्टार्टेड जो उनके स्टार्टअप्स होते हैं बिज़नेस के, उसमें कदम रखते हैं। उनको किस तरीके से चलना है, उनके रवैये में क्या क्या तब्दीली होना ज़रूरी है। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत सारी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिसमें हमें लगता है कि शायद हमें हमारे रवैये को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने अल्फाज को, अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आज इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात की जाएगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966। तो जनाब, आज के मेहमान का आपके साथ तारुफ करवाएं। आज हमें प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में ज्वाइन किया है हनान इफ्तिखार साहब ने। हनान साहब जो हैं वो हेड हैं ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से और एक बड़ा विजन रखते हैं इस हवाले से, बच्चों के हवाले से, उनकी लर्निंग या ट्रेनिंग के हवाले से, क्योंकि ये ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं लर्निंग के ऊपर, ना कि रीडिंग के ऊपर या राइटिंग के ऊपर। लर्निंग के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। तो ये भी जानेंगे कि सर लर्निंग ही इतना ज़रूरी क्यों होता है। मैं वेलकम करता हूँ हनान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया फ़रूक साहब सर फॉर द इनविटेशन। लर्निंग जो है उसके ऊपर हमेशा एम्फसाइज, हम जब भी बात करते हैं, सर कभी शो में बैठते हैं या वैसे डिस्कशन करें, तो आपका मेन एम्फसाइज होता है सर लर्निंग जो है वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। वाई लर्निंग ही क्यों? एक्चुअली से मैं बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कानों से सुनते हैं और ज़ुबान से बोलते हैं। क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं, दैट इज़ लर्निंग। रीडिंग इज़ मैं सुन के आ रहा हूँ एंड राइटिंग इज़ मैं बोल के आ रहा हूँ। तो हम इस एनालॉजी के साथ इसको अगर लेके चलें, रीडिंग और राइटिंग व्हीकल्स हैं जो मुझे डिफरेंट जगह से लेके आती हैं या लेके जाती हैं। लेकिन मेरा पर्पस क्या है मूव करने का एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज़ लर्निंग। सो जब तक मैं लर्न नहीं करूँगा, मैं उसको आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाऊँगा या मैं अपने आप को प्लान नहीं कर पाऊँगा उसके मुताबिक कि मैंने लर्न करना क्या और किस चीज़ पे मैंने फोकस किया। क्योंकि एक ही चीज़ होगी, उसमें 6 लोग हैं, उनके 6 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे, उनकी 6 डिफरेंट लर्निंग्स होंगी। दैट्स हाउ लर्निंग वर्क्स। लेकिन सर लर्निंग पे रेसिपिएंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आइदर वो लर्न करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अच्छा सर, हम लर्निंग भी 2 तरह की आ जाएगी। एक तो ये है कि वॉलंटरली मैं चाह रहा हूँ, पैसिव एक्टिवली लर्न करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं कोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ या मैं कोई स्पेसिफिक बुक ढूंढ रहा हूँ या मैं अपने किसी स्पेसिफिक दोस्त से स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा हूँ। दिस इज एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग है जिसमें मेरा कोई बस नहीं है। बिल्कुल सही। वो मेरे इर्द गिर्द हो रही है, मेरा कॉन्शियस उसको जो है वो चाहे रिकॉर्ड करे ना करे, मेरा सबकॉन्शियस को रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे मेरे सबकॉन्शियस को उसको एग्जैक्ट टेम्परेचर रूम का इस वक्त जिस जगह हम मौजूद है उसका पता होगा। कॉन्शियस सिर्फ गेस कर सकता है, बिल्कुल इट इज 28 और इज 26 और 23। कॉन्शियस ये गेस कर सकता है, सबकॉन्शियस एक्चुअली हैज द एक्यूरेट टेम्परेचर। दिस इज हाउ वी आर बिल्ट ह्यूमन। बिल्कुल सही। सो इसी तरह से सर वो बात आ जाती है कि हम लर्न करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लर्निंग हो रही है। हाँ, कॉन्शियसली हम उस लर्निंग को डायरेक्ट जरूर कर सकते हैं फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। सर एक्टिवली लर्निंग या पैसिव लर्निंग ऑटोमेटिक जो हमारे लाशौर में हो रही है, सर आपकी ऑब्जर्वेशन किस हद तक मैटर करती है? मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑब्जर्वेशन के साथ लर्न करते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अच्छा सर, आई रेकन लर्निंग इज बेसिकली पार्ट ऑफ समबडीज पर्सनालिटी एंड अ लाइफस्टाइल। सही। लर्निंग इज नॉट एन एक्टिविटी, ये एक लाइफस्टाइल होता है। ठीक। क्योंकि जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है क्यूरियोसिटी। सीखेगा वही जिसमें क्यूरियोसिटी होगी, जो कुछ जानना चाहता है, तो वो कंफ्यूज्ड है और वो चाहता है कि इसके बारे में पढ़े। दुनिया जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर मैं देखूं, मतलब मैं अबाउट 39 ईयर्स ओल्ड, तो 5 साल पहले अगर निकाल दें उसके बाद से कॉन्शियसली आई कैन रिकॉल मेमोरीज। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन थे। सही। आज कुछ और हैं, पहले कुछ और थे, और जैसे जैसे वो चेंज होते जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती जा रही।
सही, I was there. It is still here. सही. So learning is natural to us. लेकिन बात यह है कि ऑब्जर्व मैं उस चीज को करूंगा जिसके बारे में मैं क्यूरियस हूँ. ठीक है. जिसके बारे में आप क्यूरियस है उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, यानी उसको मैं एक्टिवली फॉलो करूंगा. पैसिव लर्निंग मेरी उसके ऊपर हो रही है, वो ऑटोमेटिक है. दैट इज ऑलवेज देयर. पैसिव लर्निंग इज ऑलवेज प्रिवेलेंट. बिल्कुल. यानी एक लिहाज से इंसान सीख रहा होता है, हर वक्त सीख रहा होता है, चाहे उसको शऊर में हो या लाशऊर में हो. एक्टिव लर्निंग ये है कि मैं फिर उस पर प्रॉपर फोकस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ. जैसे हम ट्रैफिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, जब तक ट्रैफिक फंस नहीं जाती हम ट्रैफिक को ऑब्जर्व नहीं करते. कई दफा मैं यहाँ से ऑफिस से घर ट्रैवल करके चला जाता हूँ, मुझे भी ज़हन में नहीं रहता कि मैं कब ऑफिस से चला था और मैं कब घर पहुंच गया और रास्ते में क्या कुछ हुआ, क्योंकि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं, कोई ट्रैफिक कहीं जाम नहीं हुई, कहीं स्लो डाउन नहीं हुए. इसका मतलब ये कि जब तक हम प्रॉब्लम में नहीं आते या किसी मुश्किल में नहीं आते तब तक हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, ना हम करना चाहते हैं. अच्छा, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम वर्ड से एक्चुअली फरूक साहब बहुत शदीद प्रॉब्लम है. अच्छा, ठीक है. लेट्स यूज द वर्ड सिचुएशन इफ आई मे. ओके, सिचुएशन कहा जाता है. प्रॉब्लम और सिचुएशन का भी कंपैरिजन हम करते हैं आपकी इजाजत से. सर, लर्निंग होती है जब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बिल्ड होता है. जिसे लोग प्रॉब्लम कहते हैं ना, यार मैं प्रॉब्लम में आ गया हूँ. नहीं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी. ओके, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट, कुछ नया अपनी रूटीन के बाहर जांचने की मौका मिलेगा, कोई मौका मिल गया. बिल्कुल सही. हम उसको पुट अप यानी आगे सामने उस पर डिस्कशन ऐसे करनी शुरू करते हैं कि हम खुद अपने लिए मसाइल खड़ा कर लेते हैं. मैं दुनिया का वाहिद पहला बंदा हूँ जो अपनी बात सबसे पहले सुनता है. सही. मैं जाती हैसियत. फिर इस वक्त आप सुन रहे हैं या जो भी इसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे या जो भी बाद में इसके ऊपर बात कर रहे होंगे या जो लाइव देख रहे होंगे, पहला बंदा मैं हूँ. बिल्कुल. अब जो भी मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले मेरा ही ब्रेन उसको डिक्रिप्ट कर रहा है, डिकोड कर रहा है. जिस तरह की लैंग्वेज में यूज करूंगा अपने लिए, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, मेरा ब्रेन भी उसी मुताबिक चलेगा. अगर मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा मसला बन गया यार, ये तो फंस गए, अब क्या करेंगे, ब्रेन कहेगा हाँ अब क्या करेंगे. बिल्कुल. अगर मैं कहूँगा यार ओके अच्छी बात है, लगता है आज कुछ नया मिलेगा, थोड़ी रूटीन टूटेगी आज आज एक मुख्तलिफ तरह के मसले में आए हैं, एक मुख्तलिफ तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी. सही. हो सकता है इससे कोई ऐसा तरीका आ जाए. इस मसले को सॉल्व करने के चक्कर में मेरा को बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसको सॉल्व करते करते मेरे पास ऐसा सोल्यूशन आ जाए जो वहां भी डिप्लॉय हो, वहां भी हो. बिल्कुल सही. बहुत कुछ. ये आज का मसला था, वो 10 साल का मसला है, पर ऐसा होता है. बिल्कुल सही. तो इंस्पिरेशन जो है उसे कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग दूसरों से इंस्पायर होते हैं, इसमें भी डिफरेंट ओपिनियंस पाई जाती हैं. क्योंकि अगर हम बहुत सारे बड़ों को देखते हैं तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो अक्सर बात करते थे, वो कहते थे यार ना तो किसी को इंस्पायर करें ना किसी से इंस्पायर हों. और हमें काफ़ी देर तक इस बात की समझ नहीं आती थी कि सर इंस्पायर करना भी नहीं है और होना भी नहीं है तो ज़िंदगी गुजरेगी कैसे. सो आपके ओपिनियन में जानना चाहूँगा सर, इंस्पिरेशन किस तरह से लेनी चाहिए, क्या इंस्पायर होना चाहिए या करना चाहिए? पहली तो बात यह है सर कि मैं आपने जो अभी कोट अपने उन टीचर का बताया है, अल्लाह उन्हें खुश रखे, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ उससे, इस कोट से. सो आई थिंक कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम कोई ऐसी चीज़ जो हमें रिलेटेड लग रही हो, असल में होता है कि हम सारे अपने अपने एक क्वेस्ट में हैं, अपनी एक तलाश में हैं. जब कोई ऐसी बात आती है जो मेरी उस तलाश को आसान कर दे, उसे समझने में आसान कर दे या अपनी तलाश को आगे चलाने में आसान कर दे, तो मैं उससे इंस्पायर होता हूँ. बेहतरीन. जैसे मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो बाबर आजम मुझे इंस्पायर करता है. एक्चुअली बाबर आजम का बैटिंग स्टाइल शायद मेरे बैटिंग स्टाइल से मैच करता है, लेकिन मैं उतना बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मुझे बहुत से ट्रिक्स उसको देख के पता लग रहे हैं. फिर वही बात आ गई, या मेरे लाशऊर को पता लग रहे हैं या मेरे शऊर को पता लग रहे हैं, लेकिन पता लग रहा है. बिल्कुल सही. तो मैंने देखा कि ये एक ऐसी डिलीवरी है जिसपे बाबर आजम 4 स्कोर करता है, मैं अक्सर आउट हो जाता होता हूँ. तो मैं देखूँ इस किस एंगल से आ रहा है. बिल्कुल सही. अब मैं इंस्पायर, मैं कहूंगा जी मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, मैं फारूक साहब से बहुत इंस्पायर्ड. तो मेरी उस क्वेस्ट को, मेरी उस इल्म की तलाश में जब कोई चीज मुझे एम्पावर करेगी, आसानी पैदा करेगी मेरे लिए, मैं उससे इंस्पायर होऊंगा. ये डेफिनेशन होती है इंस्पिरेशन की मेरे व्यू पॉइंट. बिल्कुल सही है. तो हम इंस्पायर होते हैं शऊरी तौर पे भी और लाशऊरी तौर पे. बिल्कुल सही. छोटे छोटे इंसिडेंट्स, इवेंट्स, इंसिडेंट का मैंने वर्ड डेफिनेटली जानबूझ के यूज किया है, क्योंकि समटाइम्स कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी होते हैं जो इंस्पायर कर देते हैं. सही.
कई दफ़ा अच्छी चीज़ें हमें इंस्पायर कर रही थी, कई दफ़ा कम अच्छी चीज़ें हमें इंस्पायर कर, लेकिन इंस्पिरेशन वो सीढ़ियाँ हैं जिनको पकड़ के हम चलते हैं। वो लोग भी हो सकते हैं, वो लोगों की बातें हो सकती हैं, वो लोगों के एक्शंस हो सकते हैं। मेरे करियर में ऐसा भी हुआ है कि एक बच्चा मेरे मोबाइल फ़ोन निकाल के उसको कान पे लगा के फ़ोन का जवाब देने से बड़ा इंस्पायर हो गया। अच्छा, इट वाज अ रूटीन थिंग। मेरे बाद में ऑफिस में बहुत पहले की बात है, शायद 10-12 साल पहले की बात है। और फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा कि भाई आपने तो मेरे लिए मेरी आंखें खोल दी, ये तरीका ठीक नहीं था मोबाइल से, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था। उस दिन मुझे पता चला कि बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बिल्कुल सही, छोटी चीज। उसी इंस्पिरेशन से फेवरेटिज्म जन्म लेता है सर। ठीक है। और जब हम कॉन्फिडेंस की बात, चूंकि बच्चों की तरफ बात चल निकली है, तो बच्चे जो हैं वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और बेदरेक इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में अब आजकल के दौर में देखा गया है कि जब हम अल्फाज को बरमला इस्तेमाल करते हैं तो हमें बाज़ औक़ात ये ख्याल नहीं रहता कि किन अल्फाज को इस्तेमाल करना है, कहाँ पर और किन को नहीं करना, और हम उसको शायद कॉन्फिडेंस का नाम दे देते हैं कि ये बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, ये अल्फाज का क्या हाजिर जवाब है, हाजिर दिमाग है। सर, कॉन्फिडेंस या अल्फाज का इस्तेमाल, क्या हम इसको सेम मीनिंग्स में ले सकते हैं? सर मेरे ख्याल में ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंस तो एक वो आप कह लेना एक फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है जो मुझे कुछ करने पे मजबूर करती है। सही। बट मैं क्या कर रहा हूँ, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो बड़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही। हम अक्सर आपस में बात किया करते हैं कि जब कोई लेटर वगैरह लिख रहे हों या कोई चीज़ लिख रहे हों आप, तो ऐसे लिखें कि अगर वो दुनिया की बड़ी से बड़ी कोर्ट में भी चली जाएगी तो किसी को मसला ना आए। सही। ये पैरामीटर है लिखाई का। चाहे वो ट्वीट हो, चाहे वो फेसबुक पोस्ट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पोस्ट हो, या वो एक ऑफिशियल लेटर है या ईमेल है, तो ऐसे लिखें कि अगर वो बड़ी से बड़ी कोर्ट ऑफ लॉ में भी दुनिया की चली जाए तो उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, मेरे लिए ना बने, दूसरे के लिए। जुबान में भी यही चीज़ है कि बोलते हुए मैं जितना मर्जी जज्बाती हो जाऊं, मैं जितना मर्जी खुश हो जाऊं, नाराज हो जाऊं, एक चीज़ का एहसास मुझे बहुत ज़रूरी है होना कि बातचीत में ज़ातियात की तरफ मैं ना जाऊं, हालात की तरफ रहूं। बिल्कुल सही। क्योंकि वो ज़ात, वो बंदा जिसके ऊपर मैं अगर कमेंट करूंगा वो उस हालात का पार्ट है। बिल्कुल। तो मैं हालात पे कमेंट्री करूं, जिस तरह मर्जी चाहे करूं, ज़ातियात पे ना करूं। क्योंकि हालात मुझे आके नहीं कहेंगे तुमने हमारे बारे में ऐसे बात क्यों की, लेकिन मेरा दोस्त, कोई कलीग, वो जरूर करेगा। बिल्कुल सही। तो बच्चों से मैं एक ही चीज़ कहूँगा थोड़ी सी, कि जब भी आप बातचीत करने लगे, फोकस इंसान पे कम और सिचुएशन पे ज़्यादा, और फिर आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा टाइम दें कि वो खुद आपके लिए वर्ड्स बना दे। जब आप सिचुएशन प्रॉपरली रीड इन कर लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको हेल्प आउट करेगा। बिल्कुल सही है। टाइम देने से पैशन जहन में आता है, आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सब्र होना चाहिए, बात को सुनने का आपके अंदर हौसला हो, किस हद तक होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी नई नस्ल है और बड़ी पैशनेट है, अपने कामों में बहुत दिलजोई के साथ, एफर्ट के साथ ये लोग काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वीक पॉइंट है तो शायद ये एक बड़ा वीक पॉइंट है कि इनमें लैक ऑफ पेशेंस, सब्र नहीं है। तो उसका भी आपके रवैये के साथ, आपके अल्फाज के साथ, आपके माहौल के साथ गहरा ताल्लुक होता है। उसे कैसे देखते हैं आप? फर्क सर, मैं एक छोटा सा पॉइंट सर यहाँ पे शेयर करूँगा। मैं इंट्रोवर्ट हूँ जी। बहुत कम लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा होता होगा, स्पेशली वो लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के तौर पे अगर मुझे खड़े होकर 2 घंटे स्टेज पे बोलना है ना, तो मैं बोलता रहूँगा, बिकॉज वो मेरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं बहुत इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, मेरी अपनी एक ज़ाती दुनिया है। बिल्कुल। तकरीबन हर इंट्रोवर्ट्स की होती है। मैं अपनी उस दुनिया में एक्सप्लोर भी करता हूँ, एक्सपेरिमेंटेशन भी करता हूँ, सब कुछ। अगर हम इस चीज़ का अंदाज़ा करें, जो लोग कम बोलते हैं, बहुत सोच के बोलते हैं, हम इंतज़ार भी करते हैं कि वो बोलें। बिल्कुल, हमें इंतज़ार रहता है कि वो बोलें, क्योंकि हमें यह लग रहा होता है कि ये कम बोलने वाला इंसान जब भी बोलता है कम वक्त में बहुत ज़्यादा बोलता है और काफ़ी देर तक हमसे। कम बोलने की वजह ये होती है कि वो जज कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँगा उसका दूसरे पे क्या असर आएगा। बिल्कुल सही। तो पेशेंस आ गई। पेशेंस की डेफिनेशन थोड़ी सी हम ज़्यादा अगर आप जा सकते हैं उसमें मैं एक आधी चीज़ ऐड करूँगा। हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है पेशेंस की, जब कोई मेरे ऊपर
वजन आ रहा है, कोई प्रेशर आ रहा है, तो मैं आराम से बैठा रहूं, मैं कोई रिस्पॉन्ड ना करूं। नो, पेशेंस इज कि मैं अपने आप को वक्त दे रहा हूं मेंटली सिचुएशन को प्रोसेस करने का, ताकि उसके और ज्यादा पर्सपेक्टिव मेरे सामने आ सकें, ताकि मेरा डिसीजन बेहतर हो। बिल्कुल सही। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं, तो रिस्पॉन्स हमेशा 2 सेकंड बाद दें। यस नो भी 2 सेकंड बाद करें, ताकि आपका जो ब्रेन है ना वो इमोशनल से लॉजिकल साइड पे पहुंच जाए। आपकी जो बात है, जो सेंस करके इंफॉर्मेशन गई है, वो लॉजिकल से इमोशनल। इतना नॉइज है, इर्द गिर्द की डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा आजकल आ गई हुई है, इंटरनेट एंड ऑल दैट, हमारे पास टाइम कम रह गया है सिचुएशन को रीड करने का। बिल्कुल सही। तो हम अपना थोड़ा सा टाइम बढ़ा लें, सिचुएशन को रीड करें। दैट इज पेशेंस इन माय व्यू। बिल्कुल सही है। और बिहेवियर का गहरा ताल्लुक है पेशेंस के लिए। सो हमें अपने बिहेवियर मुस्बत करने की जरूरत है। ओवरऑल अगर सोसाइटी की बात कीजिए, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, आप हर किसी को, सोसाइटी के किसी भी शख्स को, किसी भी क्लास को, इवन कि किसी भी एज ग्रुप के लोग को आप देखें, तो उन लोगों में बिहेवियर पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी एक यहाँ पर सवाल होता है कि शायद हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है कि हम सोशली पॉलिटिकली इतने ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, फिर उसके बाद रिएक्ट करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमारा हर वक्त जो बिहेवियर है वो बड़ा अनॉयड सा रहता है, हम एक दूसरे के साथ खिंचे खिंचे रहते हैं। सो बिहेवियर का ताल्लुक भी है इस चीज़ के साथ। सर एब्सोल्युटली। और बिहेवियर तो वो इंप्रेशन है ना जो मेरे माइंड में चल रहा है। बिहेवियर मेरा वकील है, वो मेरी मेंटल स्टेट बता रहा है। जैसे कहते हैं ना, मूड खराब है, तो वो बेसिकली मेरे मेंटली आई एम डिस्टर्ब्ड। उस डिस्टर्बेंस को दूसरों पे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं उस डिस्टर्बेंस को ऑफलोड नहीं होने देना चाह रहा, तो मैं एक अपनी इंटरनल पावर स्ट्रगल में हूँ इस वक्त। तो वो पावर स्ट्रगल की वजह से भी मेरा मूड खराब है। ठीक है। बिल्कुल। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे खराब मूड की वजह से लोगों को नुकसान हो, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में भी मैं उन्हें नुकसान दे पा रहा हूँ शायद। सिचुएशन इज दिस कि एक होता है टाइम के मुताबिक चलना, एक होता है एनर्जी के मुताबिक चलना। हम लोग अक्सर, हमारे स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं ना, वो टायर्ड नजर आते हैं, चाहे 15 घंटे भी सो के उठे हो। अगर कोई मुझे यंगस्टर सुन रहे हैं, दे कैन वेरी मच रिलेट टू इट। दे आर ऑलवेज टायर्ड। सही। ऑलवेज। व्हाई? एंड दे आर ऑलवेज स्लीपी। बिल्कुल। दे ऑलवेज वांट टू स्लीप बट दे कैन नेवर स्लीप मच। वजह क्या आ रही? डिप्लीटेड एनर्जी और नॉट वेरी गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज वेल। सही। सो हम क्या खा रहे हैं ना, इसका हमारे बिहेवियर पर बहुत इम्पैक्ट होता है। हमारे स्केड्यूल का, रूटीन स्केड्यूल का बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। बहुत शदीद इम्पैक्ट होता है कि मैं क्या खाता हूँ, उसके मेरे बिहेवियर पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर मैं इंटरनली इरिटेटेड हूँ, सही, तो वो इरिटेशन मेरी कहीं ना कहीं निकलेगी। एक टाइम आएगा कि वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। मैं 19-20 साल का हूँ, एक हद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं है मेरे में। मैं अभी बच्चा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। वो ऑफलोड होगी फिर। बिल्कुल। और वो फिर ऑफलोड होती है एक ब्लास्ट के साथ। फिर मैं सोचता हूँ, हो ये क्या कर बैठा हूँ। ये होता है बेसिकली। बिल्कुल सही। लेकिन उसको हम फॉर एवर अपने बिहेवियर को अपने लाइफ सेगमेंट का पार्ट बना लेते हैं। सर वो वैल्यूज, क्योंकि हमारा मूड इस टाइप का होता है। भाई मुझे गुस्सा बहुत जल्दी से आता है, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करता हूँ, मैं टॉलरेट नहीं कर पाता। इसका मतलब ये कि हम उस चीज को हमेशा के लिए अपने साथ लिंक कर लेते हैं। और ये लिंक करना चाहिए, ये जानबूझ के, ये भी हमारा बिहेवियर होता है कि हम चीजों को लिंक करके अपने साथ अटैच करते हैं। सर हमने बहुत पोलराइज्ड स्पीशीज हैं, ह्यूमन बीइंग्स अक्रॉस द ग्लोब। सही। या हम समझते हैं दुनिया बिल्कुल ठीक होती है या बिल्कुल गलत होती है। ठीक। दुनिया गलत और सही के दरमियान में बैलेंस का नाम है। सही। और बैलेंस ये है कि हर किसी का फायदा हो, किसी का नुकसान हो। बैलेंस ये है कि मैं कुछ बोलूं तो किसी को जाती हैसियत में बुरा ना लगे। ठीक है। ये बैलेंस है। उसके लिए शायद मुझे अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करनी पड़े, क्योंकि वक्त की जरूरत है। अब एक खुदा ना खास्ता एक शख्स कुएं में गिरने लगा है, तो मैं उससे पोलाइटली बात नहीं कर सकता, मुझे चीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। लेकिन उस हालत में वो बदतमीजी नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि जरूरत थी। बिल्कुल सही है। क्योंकि फौरी तौर पे उसे अलर्ट करना था। बिल्कुल सही। लेकिन वही बात लेके मैं अपने घर में आराम से एक जनरल बात के ऊपर नहीं कर सकता। सिचुएशन ड्रिवन। सही है। बिल्कुल सही। सिचुएशनल एनालिसिस बहुत सही है। बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर ये भी सवाल रखूँगा हनान साहब से, क्या मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ लोगों के सामने हमारा रवैया मुख्तलिफ होता है, और अगर ऐसा होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ हमें हमेशा हमारे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें मुतासिर करती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे, जब हम घरों पर होते हैं
अपने घर वालों से, अपने फैमिली मेम्बर से जब भी बात करते हैं या किसी बात के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा रवैया कुछ और होता है। जब हम अपने दोस्तों में चले जाते हैं, रवैया कुछ और होता है। जब हम अपनी प्रोफेशनल प्लेस के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे रवैया फिर चेंज हो जाता है। तो जितनी जगहों पर जाते हैं, इसका मतलब ये कि हमारे रवैये में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। हम उसको चेंज करना जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम लिटरली अपने साथ लिंक कर लेते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, लिहाजा हम वैसा रिस्पॉन्स करते हैं। तो जनाब, नॉलेज के हवाले से, पेशेंस के हवाले से, पैशन के हवाले से और उसके साथ साथ हार्ड वर्किंग के हवाले से गुफ्तगू जारी है। तमाम पहलू जितने भी सोसाइटी के जो इसके साथ लिंक करते हैं, तमाम पहलू इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि सोसाइटी के तमाम लोग इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिसमें हमारी ख़ास तौर पर जो यूथ है वो इसमें शामिल है, हमारा स्टूडेंट तबका है, बहुत सारे वो ग्रेजुएट्स हैं जो नई नई अपनी जॉब्स के ऊपर हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो उनको भी लाजमी आज के डिस्कशन का हम हिस्सा बना रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करेंगे हमारे राब्ते के नंबर 0334 19 66 966 पर। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ये शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing great. Myself Dr. Amina Mehek Hasnad. As we all know, the University of Faisalabad is offering the various disciplines. So today we are going to have a session about NBS department, National Business School, that is one of the most prominent department in this prestigious institute. That's why we have a great personality with us, that is Assistant Professor Dr. Muhammad Farooq Akhtar Saab. Thank you, Dr. Amna Mehek, for inviting me here to talk related to different aspects of National Business School. Thank you. Thank you so much for coming, sir. As we all know, he has a significant contribution in research, academia and industrial purposes. Sir, kindly आप हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा रिगार्डिंग के नेशनल बिजनेस स्कूल जो है वो किस तरह से फ्लरिश कर रहा है, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और इस डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज़ क्या है। हाँ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आमना, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। नेशनल बिजनेस स्कूल इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कूल एट फैसलाबाद। हमने यहाँ पे पीएचडी के प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हैं, पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेस भी है, एमएस के डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे हमारे पास, और उसके अलावा बीएस के भी मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे पास स्टार्ट हैं। तो फैसलाबाद के अंदर नेशनल बिजनेस स्कूल एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टूडेंट to get admission here and start their degree and start their promising career from the National Business School. सर, अगर आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो डेफिनेटली फैकल्टी जो क्राइटेरिया है वो भी आपका डिफरेंट होगा। क्या आप कुछ प्रोफाइल शेयर करेंगे कुछ टीचर्स की, किस किस्म की फ़ैकल्टी जो है वो आपके डिपार्टमेंट में है, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या है, और उनके विद द पैसेज ऑफ टाइम उन स्किल्स को इन्हांस किस तरह से आप कर रहे हैं? हाँ, ये एक वाकई में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी डिपार्टमेंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है दैट इज़ फैकल्टी। हमारे पास सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि फैकल्टी के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर के लोग मौजूद हैं, मतलब हमारे पास ऐसे स्टूडेंट, ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जिनकी पीएचडी जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट से है, लाइक चाइना, मलेशिया और मल्टीपल अदर रीजन्स एज वेल। तो उसके अंदर हमें बेनिफिट डॉक्टर आमना ये होता है कि जब हमारे टीचर्स डिफरेंट कंट्रीज से पढ़ के आते हैं, लाइक मेरी अपनी पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ उतारा मलेशिया से है, तो वहाँ पे जब हम बैठे होते हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमारे पास चाइनीज़ भी बैठे हुए हैं, इंडियंस भी बैठे हुए हैं, मिडल ईस्ट के लोग भी बैठे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग बैठे होते हैं। तो उनके बैठने से हमें एडवांटेज क्या होता है कि मल्टीपल लोगों के हमें एक्सपोजर्स मिलते हैं, देन वी आर इन अ पोजीशन कि वो हम एक्सपोजर जो है ना वो अपने यहाँ पे शेयर कर सकें। और सेकेंडली, जो आपने क्वेश्चन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर की वो ये थी कि किस किस्म का प्रोफाइल हमारे पास है। हमारे पास मार्केटिंग के लोग भी हैं, इटसेल्फ मैं मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर एंड मार्केट एनालिसिस के अंदर मेरी पीएचडी है। सेकेंडली, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लोग मौजूद हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द की एरिया एट करंट टाइम। उसके अलावा मेरी अपनी पीएचडी कंज्यूमर एंड मार्केट एनालिसिस, सो इट मींस के डाटा एनालिटिक्स और टाइप की चीज़ें भी हम डील कर सकते हैं। फाइनेंस के पीएचडी भी हमारे पास मौजूद हैं। सिमिलरली पीएचडी के अलावा हमारे पास नीचे फैकल्टी मौजूद है। और सेकेंडली, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि हम मल्टीपल अदर डिपार्टमेंट्स को भी इंगेज कर सकते हैं, लाइक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है,
वो डिपार्टमेंट से हम रिसोर्स पर्सन ले लेते हैं फॉर MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। और उसके बाद आपका क्वेश्चन था फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। वाकई में ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि फैकल्टी को ना, अब जैसे मेरी PhD जो है वो 2023 में कंप्लीट हुई, लेकिन अब मुझे फ़ील होता है कि बहुत सारी नई चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इनसाइड भी अपने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं। लाइक अभी थोड़े दिन पहले हमने रिसर्च को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी कैसे करनी है, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस के ऊपर हमने फैकल्टी को इंगेज किया कि वो कैसे इंडस्ट्री को अपने कोर्सेज के अंदर लिंक कर सकती है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप जो है वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, हम तो क्या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की ही फैकल्टी के लिए है या फ्रॉम आउटसाइड द यूनिवर्सिटी भी जो है, या जो आपके अलमनाइज हैं वो भी इस प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं? वो भी इसका प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो मेन थीम है वो यही है कि फैकल्टी जो करंटली हमारे पास अपनी बैठी हुई है, हम उसको इंगेज करें और उसके अंदर उनकी जगह लाइक एक शख्स फाइनेंस से है ना, तो उसे कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन भी आनी चाहिए। उसने को 5 साल पहले या 3 साल पहले जो है फाइनेंस में डिग्री की, अब उसे प्रॉब्लम यह है कि वो ब्लॉकचेन समझना चाहता है। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉकचेन के लिए को कंप्यूटर साइंस से जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाएंगे, दे विल गाइड आवर फैकल्टी मेंबर्स कि हम अपने फाइनेंशियल मैटर्स में ब्लॉकचेन को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब लाइक मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई PhD फैकल्टी मेंबर है और वो फूड पे रिसर्च करना चाह रहा है, तो माइट भी चांसेस ये है कि हमें फूड डिपार्टमेंट को इंगेज करना पड़े और उनसे बात करके हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को मींस कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एंगेजमेंट नेटवर्किंग चेन आपकी है जिसमें आप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोर ओवर रिसर्च के बारे में अगर हम देखें सर, माशाल्लाह आपके नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस हैं, नंबर ऑफ़ बुक्स जो है वो आपकी राइट डाउन है, बहुत से आपके जो है वो बीइंग अ रिव्यूअर आप जो है वो वर्क कर रहे हैं। काइंडली आप थोड़ा सा शेयर करेंगे कि किस तरह से एक PhD प्रोग्राम में जो स्टूडेंट है उसको इंगेज किया जा सकता है, इवन इटसेल्फ ड्यूरिंग PhD प्रोग्राम वो अपनी जॉब को किस तरह से लेके चलेगा अलॉन्ग विद स्टडीज़। आपने माशाल्लाह लास्ट ईयर करंटली जो है वो ग्रेजुएट हुए हैं, मलेशिया से आपकी जो है वो ग्रेजुएशन है, तो किस तरह से आपने बैलेंस किया अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी एकेडमिक्स को? वाकई में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ PhD इन पाकिस्तान कि वो जो है ना वो बिल्कुल अपनी जॉब को क्विट कर दे और क्विट करके जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट करें। तो वर्क लाइफ बैलेंस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा कि हम रिसर्च में कैसे स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं। हम सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो अपने क्लासेस चलाते हैं, लाइक हमारे पास एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास आती है, एकेडमिक राइटिंग की क्लास आती है, तो हम डे 1 से हम हमारी फैकल्टी के साथ ये चीज़ करते हैं कि स्टूडेंट को अप्लाइड फॉर्म में कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर पे लगा देते हैं, ताकि स्टूडेंट सिर्फ ये ना समझ रहा हो कि उसने एक चीज़ें रटी रटाई समझ नहीं है कि रिसर्च मेथड होता क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, पॉपुलेशंस क्या होती हैं, बल्कि वो एक दफ़ा ये अंडरस्टैंड करता है कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है। फिर वो ये देखता है कि मेरा चूँकि मैंने इस डोमेन में पेपर लिखना है, तो वो अपने डोमेन के अंदर जो सैम्पलिंग टेक्निक्स वो यूज़ कर सकता है, उसे वो इस्तेमाल भी करता है अपने पेपर में। तो हम कोशिश करते हैं कि जो 6-7 कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँ, उन 6 के 6-7 के अंदर कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिकली रिसर्च में इंगेज रखा जाए ताकि वो अच्छा वो परफॉर्म कर सकें। सेकेंडली आपने बहुत एक हमारा समझ लें कि इट्स वन ऑफ द माइलस्टोन है जो हमारे डिपार्टमेंट ने अचीव किया है कि पिछले तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले हमारा एक स्टूडेंट है, उसने माशाल्लाह डिफेंस क्लियर किया है PhD का, उसकी फ़ॉरेन एवेल्यूएशंस क्लियर हुई, उसकी इंटरनल एवेल्यूएशंस क्लियर हुई, जो है ना उसके अलावा फ़ॉरेन एवेल्यूएटर्स आए और उन्होंने उस बंदे को जो है ना हमारे स्टूडेंट है उसको PhD की डिग्री जो है ना कंप्लीट की। तो दैट इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन। और सेकेंडली हमारी मल्टीपल फैकल्टी के लोग भी मल्टीपल रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर और रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। यस सर, आई जस्ट केम टू नो कि स्टीम कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, उसमें भी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उनके एब्स्ट्रैक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी पब्लिकेशंस हुई हैं उनकी। सर जैसा कि कहते हैं कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से इंगेज करते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को एक इंडस्ट्रियल लेवल पे, यानी सिर्फ आप थ्योरी वर्क नहीं कर रहे, आप कह लें कि जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। मेरा और आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह 2 बजे तक।
और आज हम बात करें अल्फाज के हवाले से, अपने रवैयों के हवाले से, और ख़ास तौर पर आपका इर्द गिर्द का माहौल किस तरह से हमारे ऊपर असरअंदाज होता है और उसको हम कैसे मुस्बत बना सकते हैं। हम अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से हमें अपने रवैयों को रखना है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल कर रहे हैं 0334 19 66 966। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हनान इफ्तिखार साहब, जो है हेड हैं टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात जारी थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और सवाल ये था कि हम मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों के सामने मुख्तलिफ तरह का रवैया रखते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्या हम कंसिस्टेंट नहीं हैं अपने रवैयों को लेकर, या फिर जो स्पेसिफ़िक एक हमने अपने साथ मखसूस रवैये को जोड़ रखा है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि यार मैं बहुत पोलाइट हूँ, चंद एक जगहों पर आप पोलाइट होते हैं। बाज़ औक़ात आपको लगता है कि आप बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन हमेशा के लिए आप एग्रेसिव नहीं होते। तो क्या वो रवैया आपके साथ जो लगता है वो गलत लगता है, वो आपकी नुमाइंदगी गलत कर रहा होता है, या फिर हम लोगों के सामने अपने रवैये को बदल बदल कर लोगों को कुछ बताना चाह रहे होते हैं कि हम इस रवैये में भी जा सकते हैं। सो मैं इसका जवाब भी हनान साहब से जानना चाहूँगा। सर, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? सर, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और फर्दर एनहांस करना चाहूँगा। मेरा रवैया या वो उन काफ़ी रवैयों में से कोई एक रवैया जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, चाहे मैं खुद एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहा अपने से। मतलब मैं सुबह सुबह उठता हूँ, मैं उठ के तैयार होता हूँ, रेडी होके बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ। हर बंदे के साथ मेरा रवैया मुख्तलिफ। वो मेरा रवैया नहीं है सर, वो मेरे पे तारी किया हुआ रवैया जो मैंने खुद पे तारी किया हुआ। सही, मैंने खुद से किया, मैंने खुद से अपने आप पे तारी किया हुआ। और जब मैं अपने आप पे तारी रवैये से एक से दूसरे में एंटर होता हूँ तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही। तो मैं अपने आप को थका रहा हूँ। सही। हम अक्सर कहते हैं ना कि दिन के आखिरी वाले हिस्से में बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी बर्दाश्त कम हो जाती है, ज़हनी तौर पे थक चुका होता है। बिल्कुल सही। जंप इन कर करके। वजह क्या है कि मेरी अपनी कोर वैल्यूज़ क्या हैं। अगर मेरी कोर वैल्यू है कि मैंने हमेशा तहम्मुल से ही बात करनी होती है, वो चाहे कोई भी हो, या मेरी कोर वैल्यू ये है कि मैंने बिला तफरीक हर बंदे से मिलना है, मुस्कुरा के मिलना है, खुश होके मिलना है, उनको खुश करने के लिए मिलना है, तो सर अब मुझे अपने रवैये के ऊपर परेशानी नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि मेरा जनरल मेरी कोर वैल्यूज है। बिल्कुल सही। अब मैं अपने आप को थोड़ा बहुत तो अल्टर करूंगा, इंसान हूँ, दूसरे इंसान के मुताबिकत के हिसाब से मुझे हल्का फुल्का अल्टर करना पड़ेगा। 10% खुद को चेंज करना पड़ेगा, 15% चेंज करना पड़ेगा, सिचुएशन के मुताबिक चेंज करना पड़ेगा, बहुत से फैक्टर्स हैं रवैये। लेकिन मेरा कोर एक है कि जनरली आई एम अ वेलकमिंग पर्सन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे को इस तरह से ग्रीट करते रहे। जनरली मुझे ये लगता है कि लोगों को खुश करके मैं खुश होता हूँ, और मैं बिला तफरीक ग्रीट करता हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम बिला तफरीक कहता हूँ। मुझे अस्सलाम वालेकुम के 10 वर्जन नहीं बनाने पड़ते। बिल्कुल सही है। मुझे लोगों को ग्रीट करने के 10 वर्जन नहीं बनाने पड़ते कि एक पर्सन आए हैं, उनसे तो मैं कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, खैरियत से, ठीक ठाक हैं। दूसरा पर्सन आया है, उसने मुझे सलाम किया और मैं कहा वालेकुम सलाम, आई एम जस्ट वॉकिंग पास्ट। सो ये अभी 2 बताए मैंने। सही। तो जब मैं ये मेंटली अपने आप को एक मोड से दूसरी मोड में लेके आता हूँ तो मैं थकता हूँ। सही, बिल्कुल सही है। तो क्या ही बात हो कि मेरी मैक्सिमम मोड्स ही 3 हो। सही है। और उनमें से एक डोमिनेंट यही है कि मैं हर किसी से बिला तफरीक खुश होके मिलूं, मुस्कुराहट के साथ मिलूं, अपना मोड चेंज नहीं करूं, कम से कम करूं, ताकि मैं कम से कम थकावट का शिकार हूं। हम लोग बहुत थक जाते हैं सारा दिन। बिल्कुल सही है। 25-30 डिफरेंट हनान इफ्तिखार के अंदर मैंने ना वो चलना होता है। उसमें वक्त भी एक डायमेंशन है, हालात भी एक डायमेंशन। बिल्कुल सही। तो जितना ज्यादा वैल्यूज मेरी बेहतर होंगी उतना मैं कम थकूंगा। सही सर, वक्त भी एक डायमेंशन है और वक्त को मैनेज करना एक अहम बातों में से बात है। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपकी वसातत से एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, या फिर जो जॉब पर जाने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज, क्योंकि हम वक्त की कदर हमें सिखाई जाती थी। हम बचपन में तो ये बात सुनते, वक्त की कदर करो वरना कोई आपकी कदर नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी कोटेशन थी। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है।
पहले तो मैं जितने भी यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हम लोग बहुत ओवर सेंसिटिव हैं आपके एल्डर्स या हम या हमारे से हमारे बुजुर्ग, ये आपकी बेहतरी के लिए होता है। बिल्कुल। लेकिन इसका अंदाजा कितनी जल्दी हो जाएगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल सही है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे, प्रोफेशनल लाइफ में आए, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि क्लास में 10 मिनट लेट होने में और इंटरव्यू में 10 मिनट लेट होने में ज़मीन आसमान का फर्क। बिल्कुल सही। तो अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनना चाहते, अपना कारोबार क्यों नहीं करना चाहते, मेरे कजन्स हैं माशाल्लाह, दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, मैं जॉब ओरिएंटेड हूँ, मैंने उन्हें अपने से ज़्यादा टाइम कॉन्शियस पाया बीइंग अ बिजनेसमैन। सही। और मैंने उसे एक दफा पूछा, मैंने कहा ओके चलो फाइन, मेरी तो एक मजबूरी है, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना दिन स्टार्ट करना, तो तुम तो किसी भी टाइम कर सकते हो। कहते जी इसलिए मेरी जिम्मेदारी आपसे बड़ी है। सही। शायद आपको 5 बजे के बाद रिलीफ मिल जाता होगा, मेरी 24 घंटे रिलीफ नहीं। मैंने अपने आप को उसके मुताबिक ढालना होता है। मैं अपने क्लाइंट पे डिपेंडेंट हूँ, अपने बिजनेस पे डिपेंडेंट। उसकी प्रैक्टिस होती है यूनिवर्सिटी में, यानी वक्त पे पहुंचने की आदत मेरी यूनिवर्सिटी पे डेवलप होती है, ऑफिस में जाके नहीं हो सकती। आई एम सॉरी। बिल्कुल सही। इसीलिए जो बच्चे बहुत पंक्चुअल होते हैं ना क्लासरूम्स में, वो बहुत पंक्चुअल होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि उनकी अब हैबिट डेवलप हो गई। और जो नहीं होते, दे स्ट्रगल अ लॉट व्हेन दे गो इनटू प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ का प्रॉब्लम ये है कि इट इज टू फास्ट एंड यू आर नॉट, आपके ऊपर कोई बंदा बैठा नहीं है अब जो हर वक्त आप पे एक दूरबीन लगाए बैठा है कि इस बच्चे को कोई कमी पेशी होगी तो मैंने पूरा करना है। वहां पे तो एवरीबॉडी इज फॉर देमसेल्व्स ना। बिल्कुल सही। बहुत रेयर है आपको कोई ऐसे मेंटोर अर्ली स्टेज पे मिल जाए, वो भी ऐसा नहीं होगा। वो तो बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो मेंटोर्स, जो वाकई रियल मेंटोर्स होते हैं, वो ज्यादा टफ टाइम देते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि दे रियली केयर फॉर यू। सर वो जो सिखाना है वो काफी मुश्किल होता है। सर वो बहुत मुश्किल होता है और किसी के पास इतना वक्त नहीं है वो मुझे बिठा के बेसिक्स सिखाए। अगर मैं 4 साल यूनिवर्सिटी में टाइम की टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी को नहीं देख सकता, पंक्चुअलिटी की अभी बात कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग एल्स। बिल्कुल सही। पंक्चुअलिटी, अगर मैं पंक्चुअल नहीं हो सका 4 साल में, इसके बावजूद कि मेरा डिपार्टमेंट, मेरे टीचर्स मुझे बारहा बताते रहे, तो फिर आई थिंक मैं कभी जिंदगी में पंक्चुअल नहीं हो सकूंगा। और अगर मैं पंक्चुअल नहीं होऊंगा तो पंक्चुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि टाइम पे ऑफिस आना और टाइम पे ऑफिस से जाना, या टाइम पे कारोबार पे आना और कारोबार से जाना। पंक्चुअलिटी का मतलब ये भी है कि आपने अपने क्लाइंट को भी टाइम पे कॉल करनी। बिल्कुल। पंक्चुअलिटी का मतलब ये भी है कि आपने मीटिंग में भी टाइम पे जाके अटेंड करना उसको, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो वो 4 साल मुझे मिले थे ये हैबिट डेवलप करने के लिए। मैंने कूल दिखने के चक्कर में वो जाया कर दिए। सही। अब जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मुझे पहला झटका इंटरव्यू वाले दिन लगा, क्योंकि मैं 10 मिनट लेट। सही। मैं वही सारे के सारे बहाने सोच के गया जो मैं अपने सर को देता था और मैम को देता था। सही। लेकिन अब उस बहाने को किसी ने बायन नहीं किया। बिल्कुल सही। उसने कहा भाई साहब आप लेट है। डन। बिल्कुल सही। सही। सर बिजनेस कल्चर डिफरेंट होता है सर डिफरेंट सोसाइटीज़ में। खासतौर पर अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे जितने भी नौजवान हैं जॉब्स पर जाते हैं, स्टडी कंप्लीट होने के बाद नया एनवायरनमेंट मिलता है और बाज़ औक़ात हम चीज़ों को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक लर्न नहीं करते। हमारे पास लर्निंग के लिए सोशल मीडिया होता है। हमें लगता है कि अच्छा जॉब करनी है, वहाँ से देखेंगे क्या टैक्स होते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या तरीक़ाकार है, जबकि हम भूल जाते हैं कि हर बिज़नेस का एक अपना कल्चर है और हमें उसी के मुताबिक अपने आप को ढालना है या तैयार करना है। सो आप इस हवाले से क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे तमाम प्रोफेशनल्स को जो फील्ड में काम करते हैं कि बिज़नेस कल्चर को कैसे अडॉप्ट करना है और अपने आप को हमने पंक्चुअल भी बनाना है, हमें अपने रवैये को भी पॉजिटिव रखना है और उसके साथ साथ हमें इनोवेटिव भी होना है? सर बहुत दफ़ा ना ये चीज़ एक्सपीरियंस में फ़र्क सब आती है, लोग डिस्कस करते हैं कि जी हमें सीरियसली नहीं लिया जा रहा ऑफिस में। बिल्कुल। मुझे एक बंदे ने डिस्कशन के लिए बुलाया, मैं 2 मिनट लेट हो गया सर, फिर आई शुडंट बी टेकन सीरियसली। आई वाज़न्ट सीरियस। हैड आई बीन सीरियस मैं 5 मिनट पहले बैठा होता। सही। बिल्कुल सही। सिंपल। मैंने बताना उन्हें कि मैं कितना सीरियस हूँ इस मामले के बारे में। दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आई हैव वन। बिल्कुल। मुझे कैपिटलाइज करना है। उनका काम एक आदमी नहीं करेगा, दूसरा कर देगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा कर देगा। दे हैव स्कोर्स ऑफ पीपल टू वर्क फॉर देम। आई एम द वन हु हैज टू कैपिटलाइज, जिसने उस
अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना है, और उसमें सबसे अहम चीज अपनी सीरियसनेस दिखाने की है कि मैं वक्त पे पहुंचूं, वक्त से पहले पहुंचूं, सही, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि ये बंदा होमवर्क करके आया हुआ है और ये सीरियस है। बिल्कुल सही है, ये सीरियस है और ये इसके बारे में आगे बढ़ेगा, सही है, करेगा। जो कॉर्पोरेट कल्चर है हमारा, उसको बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं मूवीज से, ड्रामा से। एग्जैक्टली। नो, इट्स नॉट इवन 70% ऑफ द रियलिटी दैट यू वॉच देयर। 70% भी वो नहीं है, वो ड्रामेटाइज्ड है। ड्रामेटाइज्ड है, बिल्कुल, वो एक फैंटेसी है। जिस तरह की डिस्कशंस वहां पे ऑफिसेज में हो रही होती हैं, इस तरह की डिस्कशंस रियल टाइम नहीं होती। ऑफिस में बैठ के घर के मसले डिस्कस नहीं होते, टाइम नहीं होता। बिल्कुल, इट्स वेरी रेयर। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो तो हमें लग रहा होगा कोई हमारे कलीग बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है, फिर जाके हमको बात पूछना तो पूछना, वरना एवरीबॉडी इज रनिंग, यू डोंट हैव एनफ टाइम। ऑफिसेज में इन रियलिटी थिंग्स मूव वेरी फास्ट। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर लगा के पढ़ते हैं, वो जब ये प्रोफेशनल लाइफ में चाहेंगे वो 10 सेकंड की एक्टिविटी बन जाएगी। सही। और ये इतनी दफा कर चुके होंगे कि ये खुद हैरान हो रहे होंगे कि उसको समझने में 6 महीने लगे थे, और अब 6 महीने हो गए, हम इसको 6000 दफा कर चुके हैं। सेकंड हैबिट बन चुकी है। दिस इज प्रोफेशनल लाइफ। बिल्कुल सही। और जिसको समझने की जरूरत है। सो आपकी जो भी अहमियत है आपको खुद से रियलाइज करवाना, खुद से ये रियलाइज करवाना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेयर यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टेड। बिल्कुल सही है, बेहतरीन। सर फाइनली उन बच्चों के लिए क्या पैगाम देंगे, खासतौर पर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए? नंबर्स, ग्रेड्स हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम बाज़ औक़ात इनके चक्कर में अपनी कम्युनिकेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को पीछे छोड़ जाते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें जो हैं ये आगे आ जाती हैं। ग्रेड्स भी मौजूद होते हैं लेकिन वो पैरेलल चलते हैं। सो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे तमाम बच्चों को? सर देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। ग्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि ग्रेड्स मेरी परफॉर्मेंस को इजीली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मैं बड़े आराम से अपनी परफॉर्मेंस, अपने स्टेटस को बता सकता हूँ। व्हाट इज योर CGPA 3.5? ओके फाइन, दैट्स इट। अगर मैं यही कहूँगा नहीं, इसको शायरी में लिख के बताओ तो तुम्हारी CGPA कैसी है, नो मैथमेटिक्स, दैट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग। बिल्कुल सही। सो ग्रेड्स एक अच्छा सोर्स है बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे तरीके से वक्त बचाते हुए एक्सप्लेन करने में। ठीक। अब उस ग्रेड को जस्टिफाई करना, उसके लिए कोई मैथमेटिकल ऑर्डर नहीं है। सही। उसके लिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है। नाउ वी आर गोइंग टू क्वालिटेटिव। बिल्कुल सही। क्या आई हैव 3.5, बहुत अच्छी बात है, आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट बाय द स्टैंडर्ड्स, हाउ डू वी नो? अब बोलो, अब कुछ बात करो। बिल्कुल सही। अब बातचीत करो, अब हमारे साथ जो है ना वो आप डायलॉग में आए, डायलॉग से पता चलता है बंदे का, वन वे नहीं। जैसे मैं और आप इस वक्त डायलॉग में। बिल्कुल सही है। हम दोनों बिल्कुल अपनी अपनी व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ जो मैंने शुरू में बात की थी, लास्ट ओवर में हम एक दूसरे को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपसे सीख रहा हूँ इस वक्त बात करते हुए, बहुत सी चीजें आपसे सीख रहा हूँ। उनमें ऐसी भी शामिल है जो मेरे अभी शऊर में है, और बहुत सारी ऐसी जो लास्ट ओवर में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें एक होलिस्टिक मैनर में चला। बिल्कुल सही है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने इनवाइट किया सर। सर जज़ाकल्लाह। सो जनाब हनान इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी पॉजिटिव लर्निंग रही, बहुत कुछ सीखने को मिला आज के शो से, और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज रहा आज के शो में जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, और कुछ वो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, रवैयों से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव लर्निंग थी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, जाने से पहले अगर मैं समअप करूं तो बिल्कुल ब्रीफली हनान साहब की बात को सेकंड करूंगा कि आपकी लाइफ में पंक्चुअलिटी और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप इसको जो है वो अपनी बेस बनाएं, और ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से लर्न करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि आपको, बहुत रेयर है कि कोई इस तरह से लर्निंग सिखाई जाए। सिखाने के लिए वो जगह नहीं होती, वहाँ परफॉर्म करने की जगह होती है प्रोफेशनल लाइफ में। और मैं अक्सर कहा करता हूँ जब कभी मेरे भी स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, ये बात करते हैं कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में जिस हद तक लर्निंग ले सकते हैं, जिस हद तक सीख सकते हैं, आप उन चीज़ों को सीखें। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपसे ये कहा जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, करके दिखाएं। सिखाने का टाइम नहीं वहाँ पर होता। सो आप चीज़ों को लर्न करें, अपनी जो ऑब्जर्वेशन को बेहतर बनाएं, अपने शऊर और लाशऊर का जो कनेक्शन है उसको आपस में कनेक्ट करें,
ताकि आपकी लर्निंग बेहतर हो सके। तो जनाब आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।